Hello and welcome. This is Dr. Abhishek Acharya and welcoming you in Ayurveda Acharya. आज हम बात करने वाले हैं अपने क्रिया शारीर पेपर 1 टॉपिक 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। जैसे कि कोई भी साइंस को अगर पढ़ना हो जानना हो तो सबसे पहले उसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो ये प्रिंसिपल्स स्पेशली बनते कैसे हैं, तो सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद में कई सारी थियोरीज़, कई सारी चीज़ें मिल के एक पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया जाता है। तो वैसे ही आयुर्वेद के अंदर ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं कि जिसके आधार पर हमें आयुर्वेद को समझने में आसानी होती है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स इन जो सिलेबस में है उसके बारे में भी, और सिलेबस के अलावा भी जो आगे टॉपिक्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा पार्ट 1। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, द सक्सेस ऑफ एनी साइंस डिपेंड ऑन इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सिद्धांत, जिसे हम सिद्धांत भी कहते हैं, ओके, और आगे जाके सिद्धांत की डेफिनेशन भी आएगी। तो सिद्धांत इज एन आयुर्वेदिक टर्म विच डिनोट basic or the fundamental principles. This is the speciality of Ayurveda which proves the eternal nature of Ayurveda. Although the principles remain same, Ayurvedic practice has adopted the necessary changes as and when it was required. For example, Ayurveda states the threefold examination method as दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। तो ये तीन जो मेथड है वही चीज़ें अगेन मॉडर्न साइंस के अंदर भी सेम एज इट इज़ जो है वो अप्लाइड की हुई है। दर्शन यानी कि इंस्पेक्ट करना बाय द लुक, बाय द व्यू, यू हैव टू सी द पेशेंट, द स्ट्रक्चर, द शेप एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बाय द दर्शन से ही पता चल जाएगी, बाय वॉकिंग गेट। तो वहीं से हमें आइडिया आना शुरू हो जाता है कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ हो सकती है। वैसे ही स्पर्शन, बाय द पल्पेशन, बाय द टच एंड बाय द प्रश्न, अल्टीमेटली हमें पूरी हिस्ट्री जो है वो बाय प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर की मेथड से लेना है। तो एक बेसिक थियरी जो है वो समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल इन दी पर्टिकुलर साइंसेस। तो इन आयुर्वेद साइंस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि ये बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की शुरुआत करी है। तो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ सिद्धांत। सिद्धांतो नाम स य परीक्षके ही बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। चरक विमान के अंदर ये बोला गया है। तो वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे तो सिद्धांत यानी कि थियरी और प्रिंसिपल कैसे एस्टेब्लिश की जाती है। अगेन ये रिसर्च का भी यहाँ से ही शुरुआत होता है। कोई भी साइंस के अंदर अगर रिसर्च होती है तो रिसर्च में आपको करना क्या है वो यहाँ पे एम आपको बताया गया है, ओके। तो कोई भी थियरी आपको एस्टेब्लिश करनी है, कोई भी पैटेंट आपको करनी है, कोई भी चीज़ जो आपको दिखाना है कि यस ये मैंने किया है, तो उसके अंदर आपको क्या और कैसे करना है ये भी इस डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। तो सिद्धांतों नाम, सिद्धांत नाम किसे कहेंगे? स य परीक्षक यानी कि एग्जामिनर, कोई ऐसा जो ये शुरुआत करता है सिद्धांत का, टू एस्टैब्लिश्ड। बहुविधम परीक्षा, बहुत बार उसको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा, ओके, बहुत बार एग्ज़ामिन करना पड़ेगा, रिपीटेडली एग्ज़ामिन करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे एग्ज़ामिन करना पड़ेगा टू एस्टैब्लिश अ सर्टेन और द पर्टिकुलर थियरी। हेतु विश्च, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एम ऑफ पर्टिकुलर थियरी। आप जो भी साइंस के बारे में बात करना शुरू करते हो तो वो साइंस के बारे में बात करने में आपको कौन सा एम जो है वो डिसाइड करना है। और जस्ट फर्स्ट से कि यस आई वांट टू एस्टैब्लिश त्रिदोष थियरी, तो पहले आपको त्रिदोष के जब एम होगा वो आपको सेट करना पड़ेगा। ये तो एम को बोलेंगे हेतु विश्च साधयित्वा, उसे हमें प्रूव करना है, ओके। स्थाप्यते, और अल्टीमेटली यू हैव टू एस्टैब्लिश, स्थाप्यते मीन्स एस्टैब्लिश, निर्णय, कंक्लूजन, ओके। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है कि बहुत बार एग्जामिन करने के बाद, रिपीटेडली रिसर्च करने के बाद आपको अपने एम को क्या करना है, अचीव करना है, एस्टैब्लिश करना है, और उसको अल्टीमेटली यू हैव टू conclude something after the whole research work or the experiment.
and after that conclusion you can reach on the particular statement, and that statement called as a theory or the principle or the सिद्धांत. ओके तो ये डेफिनेशन जो है वो चरक विमान स्थान के अंदर बताई गई है. तो आई होप कि आपको पता चले कि आयुर्वेद के अंदर जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों को एक मीथ होता है कि आयुर्वेद के अंदर जब भी बात होती है तो ऐसा शास्त्रों में बोला गया है इसलिए हमें ये फॉलो करना ही है. तो शास्त्रों में तब जाके बोला गया है, या चरक संहिता में इतनी सारी चिकित्सा दी गई है, सुश्रुत के अंदर बोला गया है, तो ये सारी चीज़ें जब भी बोली जाती है वो ऐसे ही नहीं बोली गई. उन्होंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो यहाँ पे क्लियरली दिखता है. उनको पता है कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना होता है, कैसे एम को अचीव करना होता है और सर्टेन थियरीज को एस्टेब्लिश करना होता है. तब जाके एक स्टेटमेंट होता है कि हाँ ये डिसीज़ के अंदर ये सिम्टम्स के बाद में ये उसकी प्रोग्नोसिस, उसके बाद में ये संप्राप्ति, उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट. तो ये सारे इट्स चेन ऑफ सीक्वेंस जो अल्टीमेटली रिसर्च करने के बाद मिलता है. तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च. ये सिर्फ एक ही सेंटेंस जो है वो प्रूव करता है. ओके तो जब भी आप आयुर्वेद को अगर समझ ना पाओ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद इज़ अ फेक और आयुर्वेद में मीथ है या फिर आयुर्वेद जो है वो पूरा ऐसे ही बोला गया है, तो दिस इज़ योर साइंटिफिक आंसर. ओके दिस इज़ योर साइंटिफिक आंसर जो आपको क्लियरली स्टेट करता है कि दिस इज़ अ वेल एक्सपेरिमेंटेड, वेल रिसर्च्ड साइंस, और अल्टीमेटली जहाँ पे एक थियरीज और अलग अलग चिकित्साएँ ट्रीटमेंट बोली गई है. ओके सो प्राउड टू बी एन आयुर्वेदियन. Okay, the next is, this is a list of basic principles तो और the सिद्धांतास. पुरुष लोक तुल्यत्वम, शरीरस्य पंचभौतिकत्वम मतलब थियरी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोऑर्गेनिज्म, देन थियरी ऑफ 5 प्रिमोडियल सब्सटेंस, षड धात्वात्मक पुरुष 6 एलिमेंट्स, शरीरस्य दोष धातु मलमूलत्वम, रोगारोग्य कारण कॉज ऑफ द डिसीज एंड द हेल्थ, रोग आरोग्य लक्षणम फीचर्स ऑफ द हेल्थ एंड इलनेस, एंड सामान्य विशेष सिद्धांत. ये है जो हमें एक्चुअली देखना है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी, और बेसिक आइडिया लेने के लिए आयुर्वेद में कैसे ये सारे सिद्धांत इम्प्लीमेंट होते हैं. क्योंकि हमारे क्लिनिकल जब भी हम क्लिनिक करते हैं और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ये सारे सिद्धांत प्लस और माइनस वे पे कंटिन्यूसली हमारे सामने आते रहते हैं और हमें इम्प्लीमेंटेशन उसका करना पड़ता है. ओके तो आगे देखेंगे कैसे और ये सारे सिद्धांत जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट इज़ लोक पुरुष साम्य. लोक यानी कि यूनिवर्स एंड पुरुष यानी कि इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और द लिविंग बीइंग. तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि लोक यूनिवर्स के अंदर और पुरुष के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ है वो दिखाने की कोशिश करी है. बिकॉज यूनिवर्स और वी कैन से द एक्सटर्नल एटमोसफियर डायरेक्टली linked with the particular or the individual human being, because change in the atmosphere, change in the season, change in the external scenario definitely and directly change to the body. Okay, for example the movement of the moon, okay, that will lead to high tide and low tide. तो ये जो होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखता है जो यूनिवर्स पे है, और अल्टीमेटली अर्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पानी पे दिखता है. तो सेम एज इट इज़ डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे शरीर पे दिखेगा. ओके फॉर एग्जांपल ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर है, उसके अंदर एक रिसर्च पेपर का कोट करता हूँ मैं. तो वो रिसर्च पेपर में दिखा गया है कि पर्टिकुलरली फुल मून के दिन स्पेशली इन फीमेल्स रोड साइड एक्सीडेंट्स का एवरेज जो है वो इंक्रीज़ होता है. ओके पर्टिकुलरली फुल मून डेज इन फीमेल रोड साइड एक्सीडेंट्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं इन यूएसए. तो दिस इज़ द सिनारियो, दिस इज़ अ रिसर्च वर्क जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा. मगर यू कैन सी द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द मून ऑन द फीमेल्स माइंड. ओके जो मेल में भी हो सकता है मगर उन्होंने फीमेल में रिसर्च किया था. तो ये इम्पैक्ट वहाँ पे दिखता है. तो दैट इज़ अ लोक एंड पुरुष. और ऑलरेडी हम सोम यानी कि जो अपना मून है उसका डायरेक्टली कोरिलेट विद दी
मनस कर रही है। ओके, मन को शांत करने के लिए आपको पता हो तो रिंग भी मुन की पहनी जाती है। तो ऐसे कोरिलेशन को हम लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बोलेंगे। ओके, तो एवं अयम लोक सम्मितः पुरुषम यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो, मूर्ति यानी कि नॉट पर्टिकुलर आइडल, इट्स अ स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो भी लोक के अंदर है यानी कि एक्सटर्नल, एक्सेप्ट दी बॉडी, बॉडी के अलावा जितना भी चीज़ बाहर है दैट इज़ कॉल्ड एज अ लोक, एक्सटर्नल थिंग फ्रॉम द बॉडी। तो जो भी शरीर के बाहर की चीज़ें हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं, उसका भाव एग्जिस्टेंस विशेषास्तावंतः पुरेशे। ओके, मूर्ति यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर, भाव मतलब एग्जिस्टेंस, लोक के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस है, वैसे ही पुरुष के अंदर ऐसी चीज़ों का एग्जिस्टेंस है। सिंपल, यावंत पुरुषे, वैसे ही पुरुष के अंदर जो भी एग्जिस्टेंस है चीज़ों का, वही चीज़ें बाहर लोक के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। बुधास्त्वेवं द्रष्टुम इच्छन्ति, बुधा यानी कि द इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, दे हैव टू लुक लाइक दिस। ओके, द्रष्टुम इच्छन्ति मतलब इट इज़ अ डिज़ायरेबल टू लुक लाइक दिस, उनको ऐसे देखना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स है यानी कि वैद्यगण, उनको ऐसे देखना चाहिए कि जो कुछ भी बाहर है लोक के अंदर यानी कि यूनिवर्स के अंदर, वो हमारे शरीर में है, और हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो यूनिवर्स के अंदर है। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें वाइस वर्सा होती है। ओके, तो ये आपको समझना है। द्रष्टुमिच्छन्ति मतलब उन्होंने लिटरली किया, इट इज़ अ डिज़ायरेबल टू सी। हाँ, वो ये डिज़ायरेबल है कि आपको ये देखना चाहिए। जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर लिखा है ना, कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं तो वहाँ पे लिखा है डिज़ायरेबल टू नो। हाँ, हमें होप रहती है कि आप ये करोगे। तो ऐसे ही ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत जो है वो बोला गया है। तो ऐसे ही क्योंकि पंचकर्म के अंदर या ऐसे कई ऋतुचर्या फॉलो करने के लिए या दिनचर्या फॉलो करने के लिए हमें कई सारी चीज़ें जो होती है वो लोक पुरुष साम्य से रिलेट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे सिरकार्डियन रिदम हमारी बोली गई है कि वयो हो रात्रि भुक्तानाम एट्सेट्रा, तो वय अहो एंड रात्रि मतलब पूरे दिन और रात या वय के हिसाब से जैसे कि बोला गया है वय, तो ये वय के तीन डिवाइडेशन करा है एज का, तो बाल्यावस्था, युवावस्था एंड वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था के अंदर बोला गया है कि कफ का प्रकोप होगा, युवावस्था के अंदर पित्त का प्रकोप होगा, और वृद्धावस्था के अंदर वात का प्रकोप होगा। वैसे ही दिन और रात के अंदर, तो दिन के शुरुआत में यानी कि आफ्टर द 6 और द सनराइज, तो वहाँ पे कफ का प्रकोप होगा, फिर आफ्टरनून में पित्त का होगा, और आफ्टरनून और इवनिंग के अंदर वहाँ पे वात का प्रकोप होगा। तो वैसे ही रात के अंदर है। तो ये सिनेरियो आप देख सकते हो कि जैसे कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द सन, मूवमेंट ऑफ द मून, ये जो यूनिवर्स के अंदर चेंज होता रहता है, दैट विल लीड टू इंक्रीज और द प्रकोप और द चेंज इन द स्टेट ऑफ दोषास। सेम एज इट इज़, फॉर एग्जांपल वर्षा ऋतु के अंदर अभी जैसे कि बारिश चल रही है, तो वर्षा ऋतु के अंदर यू कैन सी कि वहाँ पे वात का प्रकोप होता है, शरद ऋतु के अंदर पित्त का प्रकोप होता है। तो ऐसे द चेंजेस ऑफ द सीजन विल लीड टू द डिफरेंट प्रकोप ऑफ द दोषास। दैट इज़ अ लोक पुरुष साम्य, दैट इज़ एक्चुअली लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ओके, जैसे बॉडी में वात पित्त एंड कफ बोला गया है, तो बाहर यू कैन सी वायु यानी कि एयर जो वात दोष के साथ में कोरिलेट करेगी, सोम यानी कि मून जो कफ दोष के साथ में कोरिलेट करेगा, एंड सूर्य दैट इज़ पित्त दोष के साथ में कोरिलेट करेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है वो कोरिलेशन वाली आगे देखनी है हमें। दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, आकाश। तो पृथ्वी मूर्ति यानी कि स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करेगा, आप यानी कि क्लेड मॉइस्चर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तेजस यानी कि संताप एक्चुअल टेम्परेचर, देन वायु प्राणवायु यानी कि यू आर टेकिंग द ब्रीथ दैट इज ऑक्सीजन एंड ऑल, आकाश सुशीर यानी कि पोरोसिटी। तो ये सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपको जितने भी कॉमन ये एलिमेंट्स है ये सारे आपको बाहर करने फॉर द एग्जाम पर्पस। ब्रह्मा तो अंतरात्मा, दक्ष प्रजापति तो सत्व, इंद्र अहंकार को, आदित्य आदान काल को, रुद्र रोष यानी कि गुस्सा, सोम प्रसाद यानी कि खुशी, वसु यानी कि सुखम, अश्विनी कुमार कांति, मारुत उत्साहम, विश्वदेव इंद्रियार्थम, तमस मोह, ज्योति ज्ञान,
देन लोकसर्ग, गर्भधारण, कृतयुग, यहाँ पे 4 जो युग है उसको भी कोरिलेट किया गया है। तो कृतयुग यानी कि सतयुग को बाल्यावस्था के साथ में, त्रेता युग युवावस्था के साथ में, और एज इट इज़ देन द्वापर युग जो है वो ओल्ड एज के साथ में, एंड कलयुग जो है वो रोगी अवस्था के साथ में कोरिलेट किया गया है। द नेक्स्ट इज सेकेंड प्रिंसिपल इज पंचभौतिकत्वम, पंच यानी कि पंच महाभूत प्रिंसिपल, महाभूतानि खम वायुर अग्नि आप क्षितिज तथा। तो ये 5 नाम वहाँ पे बोले गए हैं। ख यानी कि आकाश, वायु यानी कि वायु महाभूत, अग्नि महाभूत, आप यानी कि जल महाभूत, एंड क्षिति दैट इज़ आकाश महाभूत। उसके गुण भी है, दैट इज़ आकाश वायु का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, आप का गुण है रस, यानी क्षिति यानी कि आकाश का गुण है गंध। ओके, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्रा भी बोली जाती है। देन तेषाम एक गुण पूर्वे गुण वृद्धि परे परे पूर्व पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है चरक संहिता के अंदर कि जैसे कि एक एक गुण सबके अंदर है, बट आगे आगे जैसे कि सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ख वायु अग्नि आप क्षिति, ये 5 सीक्वेंस अपने अपने हिसाब से डायरेक्टली सेट बैठे हुए हैं, मगर ऐसा बोला गया एक गुण पूर्वे गुण वृद्धि परे परे, आगे जाते हुए उसके गुण के अंदर वृद्धि होती रहती है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आकाश के अंदर सिर्फ शब्द होगा, देन वायु के अंदर शब्द एंड स्पर्श होगा, एक एक गुण की वृद्धि होना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अग्नि के अंदर शब्द स्पर्श एंड रूप होगा, आपके अंदर शब्द स्पर्श रूप रस होगा, क्षिति के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस एंड गंध होगा, यानी पृथ्वी के अंदर 5 गुण जो है वो रहेंगे। तो ये हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगेन आप देखने जाए तो ये आफ्टर द बिग बैंग थियरी यहाँ पे आपको देखना मतलब देख सकते हैं कि ये महाभूत के अकॉर्डिंग ही बिग बैंग थियरी जो है वो एस्टैब्लिश होती है। तो जैसे ही थियरी मतलब बिग बैंग होता है तो वहाँ पे वन टाइप ऑफ एक आकाश यानी कि ब्लैंक और ब्लैक होल जिसे कहते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, तो वो एक एस्टैब्लिश होता है। उसके बाद में वायु का डेवलपमेंट होता है, मतलब वायु का गोला एक बना है, जैसे कि पृथ्वी का जो फॉर्मेशन बोला जाता है एज पर द फिजिक्स साइंस। तो वहाँ पे वायु, देन अग्नि, देन आप, देन क्षिति, अल्टीमेटली यही सीक्वेंस के अंदर द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ जो है वो हुआ है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, तो ये भी यहाँ पे उन्होंने कोरिलेट करके बताया गया है। ओके, तो पूर्व पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः, वो आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के अंदर 5 गुण एस्टैब्लिश रहते हैं। सर्वद्रव्यम पंचभौतिकत्वम अस्मिन् अर्थे तच्चेतना अचेतनम। ओके, तच्चेतनावद अचेतनम, यानी कि सारे द्रव्य, कोई भी मैटर, कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी द्रव्य जो है वो पंच महाभूत से ही बना हुआ है, वो चाहे चेतन हो यानी कि लिविंग बीइंग हो और नॉन लिविंग बीइंग हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर द्रव्य है वो किस चीज़ से बना होगा, तो उसके अंदर 5 महाभूत वहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे प्लस और माइनस वे पे। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। द्रव्य की बात कर रहे हैं, महाभूत की बात नहीं करें। महाभूत इटसेल्फ दे आर द बेसिक एलिमेंट्स। ओके, तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी ही रहेगा, वैसे ही आकाश के अंदर आकाश ही रहेगा, मगर उससे बनने वाली जो पदार्थ है वो पदार्थ या वस्तु जो है वो पंचमहाभूत से बनी हुई होंगी। द थर्ड प्रिंसिपल इज षड धात्वात्मक पुरुष और द चिकित्सा पुरुष। राइट डाउन दैट पर्टिकुलर वर्ड चिकित्सा पुरुष, बिकॉज एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी चिकित्सा पुरुष एंड इम्पोर्टेंस इन दी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो षड धात्वात्मक यानी कि पंच महाभूत प्लस चेतना यानी कि आत्मा और बेसिक एनर्जी और ऐसी चीज़ें आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ख आदय यानी पंच महाभूत, चेतना षष्ठः, चेतना जो है वो छठी धातु है। ऐसे धातु को मिलकर 5 + 1 ऐसे धातु को मिलकर उसको बोला जाता है पुरुष स्मृतः षड धात्वात्मक पुरुष। ओके, और इसीलिए इसको चिकित्सा पुरुष भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी हम चिकित्सा करने की शुरुआत करते हैं तो बेसिक एलिमेंट्स से ही जो है वो शुरुआत होती है। ओके, बेसिक एलिमेंट्स से ही शुरुआत होती है, यानी कि आपको शुरुआत से ही 5 महाभूत के थ्रू ही 3 दोष का जो है वो एग्जिस्टेंस हुआ है।
तब जाके आपको इजीली समझ में आता है कि अगर दोष की वृद्धि क्षय होती है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा पंचमहाभूत के थ्रू। ओके, फॉर एग्जांपल अगर पृथ्वी महाभूत बढ़ी है तो डेफिनेटली कफ दोष वहाँ पे बढ़ा हुआ होगा। ओके, वायु महाभूत वहाँ पे बढ़ा होगा, वायु और आकाश, तो वहाँ पे क्लियरली वात दोष जो है वो बढ़ा होगा। वैसे ही अग्नि और जल ऐसे अगर बड़े होंगे तो कफ और पित्त जो है वो उसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। ओके, अगर वो शुरुआत करते हैं दोष तो अल्टीमेटली दुष्य यानी कि सप्त धातु एंड थ्री मनाज ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय दी दोषस, और अल्टीमेटली चेन ऑफ पैथोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो वहाँ पे होता है और उसकी वजह से कोई ना कोई डिसीज़ होता है। तो अगर हमें ट्रीटमेंट भी करनी है तो वी हैव टू फोकस दैट द्रव्यास अकॉर्डिंग टू द पंचमहाभूत और अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिट गुणाज ऑफ द दोषास। तो ये रिलेट करने के लिए भी हमें पंचमहाभूत का सहारा चाहिए और उसके साथ में चेतना इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द चिकित्सा। अगर वहाँ पे चेतना है तो ही हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, यानी कि अगर वो पर्सन लिविंग बीइंग है तो ही होगा। अगर उसमें से चेतना नहीं होगी तो इट कॉल्ड एज अ डेड पर्सन, तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। इसीलिए चेतना का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो पंचमहाभूत प्लस चेतना ओनली कैन से एज अ चिकित्सा पुरुष। ओके, तो ये चीज़ें आपको इतनी 5 मार्क्स के अंदर लिखना है। सर्व इदम पंचभौति कर्मम अस्मिन् अर्थे, जो ऑलरेडी हमने बात करी। द फोर्थ प्रिंसिपल इज दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु मल, ऑलरेडी हमने ये डिटेल में बात करी थी लास्ट लेक्चर शरीर के पार्ट 2 के अंदर। तो दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, शरीर इज द कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ द दोष धातु एंड मल। All the three entities will be harmonious interrelation with the another, each and one another, and will work in the tandem for the maintenance of the health of the body। यानी कि ये तीनों चीज़ें पैरेलली काम करती है अपने एक दूसरे को मेंटेन किए हुए पूरे शरीर को सस्टेन करने के लिए। ओके, तो दोष किसे कहेंगे? दुष्यंत या नई नीति दोष है, जो बेसिक आइडिया है दोष के बारे में कि जो बिगाड़ सकता है दूसरों को, जो वायोलेट कर सकता है, जो विशिएट कर सकता है। ओके, ऐसे चीज़ को हम बोलेंगे दोष। क्लियर? तो दोष इज़ द फैक्टर विच हैज़ द टेंडेंसी फॉर द विशिएशन, और वो खुद तो बिगड़ेगा ही और साथ में धातु और मल को भी बिगाड़ेगा। ओके, दैट्स वाई वी हैव टू मोस्टली फोकस टू मेंटेन द दोष स्थिति। ओके, दोष की स्थिति अगर हमने मेंटेन रखी, क्योंकि दोष जो होते हैं वो एक्सटर्नल चीज़ों से, हमारे खाने पीने से या कुछ भी हमारे सोचने से, मगर हमारी कोई भी डेली रूटीन के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सबसे पहले दोष जो है बैलेंस होना शुरू करते थे। और नेचुरल भी, जैसे सुबह दोपहर शाम का मैंने बात करी सर्कैडियन रिदम की, वैसे ही अपने डिफरेंट सीज़न के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है जिसके अंदर दोषाज बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो नेचुरली भी होती है, तो ये दोनों चीज़ें हमें सस्टेन करनी है। एक, पर्पसफुली हम कुछ खाने पीने में ऐसा न लें कि जिसकी वजह से दोष विशिएट हो, और एज इट इज़ जो नॉर्मली सीजनली चेंज होता है दोषों के अंदर, वो भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो दिस इज दोष। देन सेकंड इज अ धातु, सॉरी दोष का कंटिन्यूएशन। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः विकृत अविकृत देहम गणन्ति ते वर्तयन्ति च। ओके, देह यानी कि बॉडी इज फॉलोइंग वर्तयन्ति, ओके, और बिहेविंग, द बॉडी इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द विकृत स्थिति ऑफ दोष एंड अविकृत स्थिति ऑफ दोष। ओके, if the doshas are getting vikruta, then obviously body getting a disease। अगर वायु पित्तन कफ अविकृत होते हैं तो देह जो होता है यानी कि बॉडी वो हेल्दी स्टेट में रहती है। तो ये क्लियरली उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विकृत और अविकृत स्थिति के आधार पर हमारी बॉडी जो है वो अपना बिहेवियर करती है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि कैसे विकृत और अविकृत को पहचाना जाए। ओके, यहाँ पे अविकृत क्लियरली लिखा है, दे आर नॉट सेइंग विकृत एंड प्राकृत। ओके, विकृत एंड अविकृत, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट इज धातु, धारणा दातवः, जो बॉडी को सस्टेन करता है, जो सपोर्ट करता है। दे आर दी बैक स्टेज वर्कर। ओके, यानी कि फ्रंट स्टेज वर्कर में दोषाज होते हैं, बैक स्टेज वर्कर के अंदर धातुज होती है जो हमेशा पीछे से सपोर्ट करती है, और पूरा जो अपना बॉडी का जो लुक है, जो स्ट्रक्चर है, और जो कुछ भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम है, वो सारी चीज़ें धातु देखती है। तो इसमें ध्यान रखना है कि बॉडी को सस्टेन करने के लिए वी हैव टू
मेक और वी हैव टू मेक दी धातुज प्रॉपर नरिश्ड। ओके, अगर धातु को अच्छी तरह से नरिश नहीं किया, डे टू डे हमें वो नरिशमेंट चाहिए। सुबह दोपहर शाम का खाना जो लेते हैं वो स्ट्रेट अवे हमें धातु को नरिश करने के लिए है। तो अगर धातु को नरिश नहीं किया हमने प्रॉपरली तो उसका डिकेइंग प्रोसेस शुरू होगा और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजीज। ओके, स्पेशली वीकनेस, फटीग एट्सेट्रा। तो अभी के सिनेरियो में आपको ये कॉमनली सिम्टम्स दिखते हैं कि छोटे बच्चे या मतलब मिड एज के या स्टूडेंट्स अभी के वो भी जल्दी से थक जाते हैं, उनकी अंदर एनर्जी नहीं रहती, या अलग अलग कोई भी डिसीज़ जो है वो शुरू हो जाती है। मतलब थोड़ी कुछ हुआ, मतलब कुछ खाना खाया डायरिया हो गए, या फिर कुछ खाया तो वॉमिटिंग हो गया, नहीं खाया तो एकदम एसिडिटी हो गई। तो ऐसी छोटी चेंजेस से भी बॉडी उनका बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। दैट शोज़ कि दोष और धातु उसके उनके अंदर बहुत ही इम्बैलेंस वे में बने हुए हैं। ओके, तो ये ध्यान में रख के आपको समझना है। रसाद रक्तम ततो मासन मासन मेद ततो अस्थि अस्तनो मज्जा ततो शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो रस से रक्त बनना, मांस से मेद बनना, रस से रक्तम, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा एंड शुक्र। तो ये चेन सीक्वेंस जो है वो एक से दूसरी धातु का बनने का है। देन द मलिनीकरण एंड मल, malas are the byproduct of the body activities which help in the performing waste or the residual management। यानी कि जो शरीर को मलिन करता है, ओके, विशिएट नहीं करता, विशिएशन इज़ अ डिफरेंट थिंग और मलिन करना, मैला करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये शरीर को क्या करता है, मलिन करता है। एंड ऑल्सो मलाज प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो मल जो है वो सिर्फ मलिन करने का काम नहीं, मगर वो बॉडी को इक्विलिब्रियम और सस्टेन करने का काम भी करते हैं। बिकॉज मूत्र, स्वेद एंड पुरुष, ये तीनों के अंदर स्पेशली जो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को चाहिए, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स, वो चीज़ें बाहर निकलती है इन तीनों चीज़ों के द्वारा। ओके, तो अगर सही क्वांटिटी में बाहर निकलना, सही क्वांटिटी में बॉडी के अंदर रहना, ये अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहा तो डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी इमरजेंसी कंडीशन। फॉर एग्जांपल बहुत सारा डायरिया हो गया, बहुत सारा परस्पिरेशन हो गया, अपने एक्सरसाइज कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो कंटिन्यूसली परस्पिरेशन होने के बाद में इट लीड्स टू दी इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी, और उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है और इट मे लीड टू अ डेथ। ओके, इट्स अ क्रिटिकल कंडीशन। तो इसीलिए पुरुष मल और मूत्र को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल माना गया है और उसको संभाल के उनका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, उनका जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल तरीके से हो, वो भी जानने के लिए उन्होंने बोला है। ओके, और अल्टीमेटली लास्ट में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आगे भी बात कर ली है लास्ट लेक्चर के अंदर, मगर फिर भी आई एम रिपीटिंग दैट दी इन राजयक्ष्मा वहाँ पे क्लियरली बोला कि विड बल ही वो शरीर का बल है पर्टिकुलर पेशेंट का। तो वहाँ पे राजयक्ष्मा यानी कि उनका सर्व धातु क्षय हो चुका है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली दे आर दी मेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, तो वो अगर रहेंगे तो ही बॉडी सस्टेनेबल वे पे काम करेगा। बिकॉज कंटिन्यूसली दे नीड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल लंग्स एंड मसल्स ऑफ हार्ट एंड एट्सेट्रा। तो वो वहाँ पे हमेशा रहना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि विड बल, यानी कि जब तक विरेचन नहीं होता तब तक वो बॉडी जो है सस्टेन करती रहेगी, क्योंकि उसमें से धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्सॉर्ब होते रहेंगे फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दैट इज़ अ वेरी मच नीडेड। इन केस ऑफ राजयक्ष्मा अगर आपने विरेचक दे दिया तो क्या होगा, जो कुछ भी एक्स्ट्रा लिक्विड होगा वो भी वहाँ से बाहर निकल जाएगा और डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स में हैपन। तो इसीलिए मल का भी इम्पोर्टेंस बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो पुरुष मूत्र एंड स्वेद ऑलरेडी आई टोल्ड समदोष, और इसीलिए हमें ये जो स्वस्थ यानी कि इफ़ यू वांट टू बी अ हेल्दी, आपको ये फॉलो करना है। आपको दोष को सम रखना है, अग्नि को सम रखना है, धातु एंड मल को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है। आपकी आत्मा, इंद्रिय एंड मन प्रसन्न होना चाहिए, मतलब हेल्दी स्टेट में होने चाहिए, वाइब्स अच्छी होनी चाहिए अपने खुद की। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को स्वस्थ बोल सकते हो। अगर आप स्ट्रेसफुल हो, अगर आपको बेचैनी हो रही हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो अगेन यू आर नॉट अ स्वस्थ। ओके, तो स्वस्थ की डेफिनेशन के अंदर स्वस्थ का वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। स्व प्लस थ, स्व मीन्स खुद का, अपने खुद का या
the own self. Stha means to stay. If you are staying with yourself, that is called as a swastha. Okay, stha means stay. There are many words contain stha, that is a sthana. Okay, sthana मतलब where the place is being existed, इसको स्थान बोलता है. तो वैसे ही स्वस्थ मतलब where there is a situated the own self, you are situated with the own self, अपने खुद के साथ रहना, that is called as a स्वस्थ. क्लियर? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. मतलब स्वस्थ मीन्स डायरेक्टली हेल्थ और नो नहीं. फिफ्थ इज रोग आरोग्य कारणम. काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकम सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम. यहाँ तक के जितने भी श्लोकास थे यू हैव टू बाय इट फॉर द एग्जाम पर्पस. ओके, तो काल, अर्थ एंड कर्म, इन तीनों का अगर हीन, मिथ्या एंड अति मात्रा में उपयोग हुआ तो क्या होगा? रोग का कारण हो सकता है. अगर उनका सम्यक योग होगा, यानी कि उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, तो वो आरोग्य का कारण होगा. ओके, तो ये ध्यान में रखना है. रोग का कारण क्या होगा? ये काल, अर्थ, कर्म, ये तीन चीज़ होती है जिनका फिजियोलॉजी वे पे कंटिन्यूसली वर्क चलता रहता है. कैसे होगा आगे बात करेंगे डेफिनेटली. इनका हीन यानी कि कम यूज़ करना, मिथ्या गलत वे पे यूज़ करना, अति और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना, इन तीनों का इट लीड्स टू दी डिसीज्ड यानी कि रोग का कारण. अगर उनका सम्यक योग यानी कि प्रॉपर वे पे यूटिलाइजेशन किया गया तो जो है वो आरोग्य का कारण भी बन सकता है. ओके, तो काल यानी कि सीजन, टाइम एक्सेट्रा. काल दो तरीके से होता है. एक वय यानी कि आपकी एज, इट्स अगेन मैटर ऑफ दी टाइम. ओके, बाल्यावस्था, युवावस्था एंड वृद्धावस्था. फॉर एग्जाम्पल बाल्यावस्था के अंदर आपको बोला गया है कि आपको कफ दोष जो होता है वो प्रीडोमिनेंट रहता है बॉडी के अंदर, और उसी के अंदर आपने अगर अति मात्रा में कफ वृद्धि कर आहार और विहार लिया तो क्या होगा? इट मे लीड्स टू अ डिफरेंट कफ प्रदोषज विकार. सिंपल, इट्स अ कॉमन लॉजिकल प्रोसेस. सेम एज इट इज़ वृद्धावस्था में वात दोष का प्रीडोमिनेंट होता है. अगर आपने अपने वात को मिथ्या वे में, ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा एसी में रहना, बहुत ज़्यादा ठंडा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना, लेट नाइट तक जगना, अगर वृद्धावस्था में ये सारी चीज़ें होती रही, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मिथ्या आहार, मिथ्या आचार. तो उसकी वजह से वात का प्रकोप होगा और लीड्स टू दी डिफरेंट वात प्रदोषज विकार. सेम एज इट इज़ अगर बोला गया है कि वसंत ऋतु के अंदर कफ प्रकोप होगा, प्रकोप, ओके, ऑलरेडी इन हायर स्टेज, उसी टाइम पे अगर आपने कफ प्रकोप के वाले और फूड कुछ खा लिए, आइसक्रीम खा लिया, ओके, एसी में बहुत ज़्यादा रह लिए तो उसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली कफ गेट्स मोर प्रकोप एंड लीड्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज. और षडक्रिया काल में प्रकोप के बाद में प्रसर अवस्था आएगी और सो ऑन, स्थान संशय व्यक्ति भेद, तो उसकी वजह से उनको क्रॉनिक डिसीज हो सकते हैं. तो ऐसे हर एक ऋतु, हर एक एज का टाइम, उसके अंदर हमें तीनों चीज़ों पे ध्यान रखना है. हीन, मिथ्या, अति मात्रा. ओके, सेम एज इट इज़ अर्थ. अर्थ यानी कि आपकी 5 फैकल्टीज़, 5 सेंसरी ऑर्गन्स. तो सेम एज इट इज़ आँखों के बारे में बात करें जो सबसे ज़्यादा अभी यूटिलाइज होती है, तो लेट नाइट तक देखना, ओके, बहुत लंबे समय तक देखना. लेट नाइट तक देखना वो मिथ्या में आएगा. जनरली रात को जल्दी सो जाना चाहिए एज पर आयुर्वेदा और रात्रिचर्या. तो अगर रात को आप 1-2 बजे तक देखते हो तो वो मिथ्या में आएगा. उसकी वजह से आँखों पे डैमेज हो सकती है और अल्टीमेटली लीड्स टू दी ब्लाइंडनेस. अगर आप सुबह मतलब कंटिन्यूस दिन में भी 7-8 घंटे मोबाइल देखते हो, रात को भी फिर से 2-3 घंटे देखते हो या ज़्यादा, तो वो अति में आएगा. तो अगेन इट लीड्स टू द डिसीज ऑफ द आइज़. ओके, और ही ना तो ऐसा होता है कि आपने मतलब पढ़ना भी छोड़ दिया, आँखों को कंटिन्यूस मतलब आराम ही दे रहे हो. 24 घंटे में से 15 घंटे सोना ही है. तो दैट इज़ अ ही ना यूज़ ऑफ द आइज़. ओके, तो ऑल्सो इट लीड्स टू दी डिफरेंट डिसीजेज. तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ अर्थ. वैसे ही स्किन का, वैसे ही ईयर का,
डीजे वगैरह सुनना बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय तक, इट लीड्स टू दी इट कॉल्ड एज अ मिथ्या यूज़ ऑफ द ईयर। तो ऐसे पांचों हमारी जो फैकल्टीज़ हैं या पांचों हमारी जो इंद्रियाज़ हैं उनको सही मात्रा में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। देन कर्म, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म एंड वाचिक कर्म। शारीरिक कर्म में क्या, हीन यानी कि कंटिन्यूस बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मिथ्या यानी कि अभी आपने कुछ खाना खाया, बहुत पेट भर के खाना खाया और तुरंत ही आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, दैट इज़ अ मिथ्या कर्म। और अति मात्रा में, मतलब सुबह भी आप 3-4 घंटे एक्सरसाइज करते हो, शाम को भी 3-4 घंटे एक्सरसाइज करते हो और उतना खाना आप नहीं ले रहे हो, तो अति मात्रा। तो ये तीनों चीज़ें, उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली फिजिकल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है। वैसे ही उसका कर्म, अपना वाचिक कर्म, यानी कि ज़रूरत है फिर भी आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, मौन रख रहे हो, तो वो हीन में आएगा। मिथ्या यानी मतलब कुछ भी प्रलाप चल रहा है, वाद प्रकृति वाले जनरली ज़्यादा करते हैं, ज़रूरी है नहीं है, बस आपको बोलते रहना है और इर्रेलेवेंट बोलना है, दैट इज़ मिथ्या। तो उसकी वजह से आपको सामने वाले से कुछ हर्ट या सामने वाला आपको हर्ट कर सकता है। देन अति मात्रा में, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलना, ओके, विदाउट एनी स्टॉपेज, तो उसकी वजह से भी आपको सामने वाला हर्ट कर सकता है। तो दैट इज़ अ वाचिक कर्म। और मन का तो हमें पता ही है, तो दैट इज़ हीन मिथ्या अति मात्रा, मतलब सोचना बंद ही कर देना, फीलिंग डिप्रेसिव, दैट इज़ हीन कर्म। मिथ्या मतलब ज़रूरी है या नहीं है, एक थॉट प्रोसेस या थॉट शुरू होता है कहीं से और एंड होता है कहीं, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आने के बाद में कहीं और ही, तो वो बोला जाता है मिथ्या। अति मात्रा में मतलब कंटिन्यूअसली, नोइंगली और अननोइंगली सोचते रहना, दैट इज़ अति मात्रा, ओके। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो ऐसे 3 काल, अर्थ, कर्म, टाइम, देन 5 फैकल्टीज़ एंड द कर्म, फिजिकल, मेंटल एंड दी ओरल, यानी कि वाचिक। तो ये 5 कर्म जो है वो शरीर को रोग और आरोग्य दोनों देने के लिए कारण हो सकते हैं, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है अगर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो। ये ऑलरेडी हमने बात करी वैसे ही, तो आप पोज करके उसको कंटिन्यूअसली एक बार पढ़ लें। ये है सामान्य विशेष सिद्धांत, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, जो पार्ट 2 के अंदर आएगा। और उसके बाद में श्रोतस, बस 2 ही चीज़ें रहेगी जो हमें बात करनी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर द हियरिंग। इसको रिपीटेडली सुने और कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी बताएं, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो विल डिस्कस इट लेटर, और यू कैन डायरेक्टली ईमेल मी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करना हो तो। थैंक यू सो मच, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में।